नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप यारमता सिंह से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र कल से शुरू। सरकार ने सदन में सुचारू कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। बेंगलुरु में आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़, 5 कट्टरपंथी युवक गिरफ्तार। एशियाई विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के वृद्धि दर का अनुमान 6.4% पर बरकरार रखा। भारत ने रूस द्वारा समाप्त किए गए प्रमुख काला सागर अनाज समझौते को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया। अब समाचार विस्तार से। संसद के कल से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा की सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की अपेक्षा करेगी। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की भी आज बैठक होगी, जिसमें सत्र के दौरान लिए जाने वाले विधायी कार्यों पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के सभी वर्गों को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने अपनी राजनीतिक यात्रा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अगले 25 वर्षों में देश एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रयासरत है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि एनडीए का गठन किसी पार्टी के विरोध में नहीं हुआ था, बल्कि देश में स्थिरता लाने के लिए हुआ था। उन्होंने कहा कि जब किसी देश में स्थिर सरकार होती है तो देश एक साहसिक निर्णय ले पाता जो देश की दिशा बदल देता है। बैठक में गठबंधन के 38 सहयोगी दलों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री के साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज नेता बैठक में मौजूद थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सभी घटक दलों ने संकल्प लिया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। एनडीए के सभी सहयोगी दलों ने 2019 में मिले जनादेश से भी बड़ा जनादेश 2024 में हासिल करने के लिए श्री मोदी के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि ओटीटी प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि उनका मंच रचनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार न करे। श्री ठाकुर ने कल नई दिल्ली में प्रमुख ओटीटी प्लेटफॉर्मों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। बैठक के दौरान सामग्री विनियमन, उपयोगकर्ता अनुभव, विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए पहुंच बढ़ाने और क्षेत्र के समग्र विकास और नवाचार सहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक रूप से विचार विमर्श किया गया। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा कि भारत विविधतापूर्ण देश है और ओटीटी को देश की सामूहिक चेतना को भी प्रतिबिंबित करना चाहिए और सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए एक स्वस्थ माहौल प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओटीटी मंचों को देश की सांस्कृतिक विविधता के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। श्री ठाकुर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्मों ने नई प्रतिभा को बढ़ावा दिया है और क्षेत्रीय सामग्री को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित किया है। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रही है। इस बैठक का समापन 21 जुलाई को G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक के साथ होगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI की एक टीम राज्य के विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों के परिसीमन मसौदे पर 3 दिवसीय सार्वजनिक सुनवाई के लिए आज असम का दौरा करेगी। इस दौरे में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, 2 चुनाव आयुक्त और 11 अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं, जो असम के संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन प्रस्तावों के मसौदे पर हितधारकों के साथ सार्वजनिक सुनवाई के लिए आज सुबह गुवाहाटी पहुंचेंगे। निर्वाचन आयोग का दल मसौदा प्रस्ताव से संबंधित सुझावों और शिकायतों पर बातचीत के लिए राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगा। दल विधानसभा और संसदीय क्षेत्रों में प्रस्तावित बदलाव पर हितधारकों के साथ जिलेवार परामर्श भी करेगा। आधिकारिक रिपोर्ट्स के अनुसार सुनवाई आज दोपहर 2 बजे से गुवाहाटी के श्रीमंत शंकर देव कला क्षेत्र में होगी। 3 दिनों तक चलने वाली सुनवाई शुक्रवार को समाप्त होगी। आयोग ने इस साल 20 जून को असम के संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मसौदे प्रस्तावों को प्रकाशित किया, जिसमें संसदीय
संसदीय और विधानसभा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मसौदा प्रस्ताव में आयोग ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और आरक्षित सीटों की संख्या को बदलने के अलावा मौजूदा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव किया है। आयोग को मसौदा प्रस्ताव पर 500 से अधिक ज्ञापन प्राप्त हुए। इस बीच असम के विपक्षी नेताओं ने आयोग द्वारा प्रकाशित मसौदा प्रस्ताव को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आज सुबह उत्तरी कश्मीर के कुपवारा जिले के मार्च हिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार भारतीय सेना, सीमा सुरक्षा बल और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू किए गए एक संयुक्त अभियान में मार्च हिल सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सतर्क सैनिकों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया। मारे गए आतंकवादियों की पहचान की जा रही है। इससे पहले जम्मू संभाग के पूंछ में सुरक्षा बलों ने 4 विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया था। बेंगलुरु शहर अपराध शाखा ने बेंगलुरु में 5 कट्टरपंथी युवकों को गिरफ्तार करके एक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। उनके पास से 7 पिस्तौल, 45 गोलियां, वाकी टोकी, खंजर और 12 मोबाइल फोन जब्त किए हैं। बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद ने मीडिया कर्मियों को बताया कि इन लोगों का 2008 बेंगलुरु विस्फोट के आरोपी टी नासिर से संबंध था। नसीर बगोरा है और उसे लश्कर तैयबा का सदस्य बताया जा रहा है। गिरफ्तार युवकों से शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि उन्हें बेंगलुरु में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का निर्देश दिया गया था। हेब्बाल पुलिस स्टेशन ने आज गिरफ्तार किए गए 5 युवकों के खिलाफ अवैध गतिविधि अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। नागालैंड की एकमात्र राज्यसभा सांसद श्रीमती एस फांगनोन कन्याक को राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में शामिल किया गया है। राज्यसभा सचिवालय से एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्यों की परिषद राज्यसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत सभापति ने उन्हें 17 जुलाई से उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित किया है। नागालैंड की सांसद ने उन पर भरोसा जताने के लिए राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक ट्वीट संदेश में कहा कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का प्रयास करेगी। श्रीमती फांगनोन ने कहा कि वो राष्ट्र की सेवा में इस नई जिम्मेदारी को बड़ी विनम्रता के साथ निभाएगी। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने आज चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि 6.4% बरकरार रखी है और अगले वित्त वर्ष के लिए 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है। बैंक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग की वजह से आर्थिक बहाली में मदद मिलती रहेगी। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक के नए संस्करण में एडीबी ने कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रहने, इसके महामारी से पूर्व के स्तर पर पहुंचने, ईंधन और खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी होने की आशा है। एशियाई विकास बैंक ने एशिया में विकासशील देशों के लिए इस वर्ष 3.6% और 2024 में 3.4% मुद्रास्फीति का अनुमान लगाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मार्च 2023 में समाप्त हुए 2023 वित्त वर्ष में 7.2% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड टीकाकरण की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देशों को और आसान बना दिया है। नए दिशा निर्देशों के तहत भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के RT-PCR परीक्षण को हटा दिया गया है। हालांकि एयरलाइंस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों द्वारा कोविड के एहतियाती उपायों के पालन की सलाह लागू रहेगी। नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों का समर्थन किया है और मौजूदा गतिरोध के शीघ्र होने की आशा व्यक्त की है। रूस ने हाल में घोषणा की थी कि वह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में हुए उस समझौते के कार्यान्वयन को निरस्त कर रहा है जिसमें यूक्रेन के बंदरगाहों से अनाज और खाद्य पदार्थों तथा उर्वरकों के निर्यात की अनुमति दी गई थी। रूस की इस घोषणा के बाद ही भारत की प्रतिक्रिया आई है। यूक्रेन के अस्थायी रूप से अधिकृत क्षेत्रों में स्थिति विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत इस क्षेत्र की हाल की घटनाओं को लेकर चिंतित है, जिसकी वजह से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में मदद नहीं मिल पा रही है।
सुश्री कंबोज ने कहा कि यूक्रेन की स्थिति को लेकर भारत की चिंता बनी हुई है। इस युद्ध में लोगों की जानें गई है और विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की तकलीफ बढ़ी है। लाखों लोग बेघर हो गए और पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।